मैं राहुल सिंह, केमिस्ट्री बाई राणा सर से। वैद्युत रसायन चैप्टर में फर्स्ट क्लास मैंने ली थी, उसमें आपको वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, वैद्युत रसायन के अंतर्गत सेल के बारे में हमने आपको बताया था। सेल में वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल, दोनों सेल को बताया था। वैद्युत रासायनिक सेल में आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया जा रहा है। आज हम आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बताएंगे, तो ध्यान देंगे आप लोग। देखिए बच्चों, गैल्वेनिक सेल है क्या, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसके बारे में आप कैसे बताएंगे, ये सभी बातें आज क्लियर हो जाएंगी। देखिए गैल्वेनिक सेल बनाएंगे कैसे। लुइजी गैल्वेनी नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, दो पात्र लिए थे, दो पात्र लिए, दोनों पात्र में से एक पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन लिया, एक पात्र में उन्होंने लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ZnSO4, जिंक सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन जलीय विलयन लिया, और दूसरे पात्र में उन्होंने कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, यानी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया, CuSO4 का एक्वा सॉल्यूशन। दो पात्र लिया, पहले पात्र में जिंक सल्फेट का जलीय विलयन, दूसरे पात्र में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन उन्होंने ले लिया। उसके बाद जिंक सल्फेट वाले विलयन में उन्होंने एक रॉड डुबोई, ये रॉड जिंक की थी, ये रॉड थी जिंक, और कॉपर सल्फेट के विलयन में उन्होंने कॉपर की रॉड डुबोई, कॉपर की रॉड। अब इन दोनों विलयनों के मध्य संबंध नहीं हो रहा था, क्योंकि सेल बनाने के लिए दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता है, जिनमें से एक एनोड होगा और दूसरा कैथोड होगा। तो इन दोनों विलयनों के बीच में एक संबंध बनाने के लिए एक साल्ट ब्रिज लगा दिया गया, लवण सेतु। जो ये लवण सेतु लगाया गया, ये कांच की बनी हुई नली थी, जिसके अंदर कोई लवण भरा हुआ था, मानते हैं KCl। वैसे उन्होंने बताया था कि जो ये लवण सेतु है, इसके बीच में जो स्थान खाली था, यहाँ पे उन्होंने अगर अगर भरा था। अगर अगर कोई एक मिश्रण है, जैसे उसके स्थान पर हमने KCl बोल दिया है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड भी एक नमक है, ठीक है, इसमें भरा हुआ था, पूरे में, पूरे लवण सेतु के उसमें जो खाली स्थान था बीच में भरा हुआ था। न तो इस पात्र का विलयन इसमें जा सकता था और ना तो इस पात्र का विलयन इसमें जा सकता था, क्योंकि इसमें KCl भरा हुआ था। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो सकता था, आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते, विलयन नहीं जा सकता था, सिर्फ आवेश जा सकते थे। फिर देखिए क्या हुआ, जिंक की रॉड में एक वायर लपेट दिया गया, और कॉपर के तार में भी, रॉड में सॉरी, एक वायर लपेट दिया गया, और इसमें एक बल्ब लगा दिया गया, और जो बल्ब लगाया गया वो जला। लुइजी गैल्वेनी ने कुछ इस प्रकार का सेल बनाया। प्रश्न उठता है, सर ये इसकी कुछ क्रिया विधि समझाइए। देखिए, कोई भी सेल या कोई भी रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया के कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
अब ये ऑक्सीकरण अपचयन क्या है इसको भी हम समझा देते हैं। मैंने कल ही बताया था आपको कि अगर आपको पूरे चैप्टर को समझना है तो सबसे पहली बात हमें रेडॉक्स अभिक्रिया को समझना होगा। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसको भी समझना उतना ही आवश्यक है जितना इस चैप्टर के अन्य चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, हुआ क्या कि जो जिंक सल्फेट का सोल्यूशन था, ये जो एक्वा सोल्यूशन हुआ तो ये जल में घुलकर जिंक सल्फेट क्या होता है, जेडीएन डबल प्लस SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। जरा ध्यान से लिखेंगे, JDnSO4 जिंक सल्फेट जो है ये जल में घुलकर जेडीएन डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। तो जो जिंक सल्फेट था जेडीएन डबल प्लस में टूट गया। जरा ध्यान से देखेंगे कि जेडीएन डबल प्लस हुआ है, इसका मतलब पहले जिंक की रॉड थी, इसमें से डबल प्लस हो रहा है यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जेडीएन से क्या हो रहा है, जेडीएन डबल प्लस हो रहा है। जेडीएन से जेडीएन डबल प्लस का मतलब ये हुआ कि जेडीएन से 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तभी जेडीएन डबल प्लस होगा, क्योंकि आपको बताया गया है कि किसी परमाणु के ऊपर जितने धन आवेश लगते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही कम हो जाती है। जिंक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 थी, 2 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकले हैं, पृथक हुए हैं, तो जेडीएन डबल प्लस हुआ है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण की परिभाषा बताई गई है, किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का पृथक होना, बाहर निकलना, अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां पर जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तभी तो जेडीएन डबल प्लस बन रहा है। इसका मतलब यहां जो जिंक है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण क्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का पृथक होना ऑक्सीकरण कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर आपको समझ में ऐसे नहीं आया तो एक और समझ लेंगे, जेडीएन से जेडीएन डबल प्लस होने का मतलब धन संयोजकता बढ़ रही है। जब धन संयोजकता बढ़ती है तब भी ऑक्सीकरण ही होता है। यहां एक भी धन नहीं था, यहां 2 धन है, यानी ये ऑक्सीकरण हो रहा है। जब धन संयोजकता बढ़ती है तो ऑक्सीकरण होता है। ठीक है ना, चलिए, जेडीएन से जेडीएन डबल प्लस होने का मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, जेडीएन से जेडीएन डबल प्लस होने का मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे में देखते हैं क्या होगा। अब यहां पे CuSO4 है, CuSO4 क्या होगा, ये भी जल में घुलेगा तो Cu डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस में टूट जाता है। जरा ध्यान से देखेंगे, जब जिंक की रॉड इसमें डुबोई गई, जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो थोड़ा पतला हो जाएगा, रॉड है ना, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेंगे और इस लवण सेतु के माध्यम से, ये लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज, सेतु माने पुल होता है बेटा, ब्रिज माने पुल, ठीक है ना, इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे विलयन में आएंगे और इसमें जो कॉपर का इलेक्ट्रोड डुबो रखा था तो कॉपर भी, कॉपर सल्फेट जो है Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस में टूट गया था। तो जो ये Cu डबल प्लस है, Cu डबल प्लस बना ना, Cu डबल प्लस, जो इलेक्ट्रॉन जेडीएन से निकल करके बाहर गए थे वो Cu डबल प्लस में चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो Cu डबल प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हो जाएगा Cu डबल प्लस का मतलब Cu से 2 इलेक्ट्रॉन कम, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिया, जो जिंक का इलेक्ट्रॉन निकला था उसको हमने Cu में जोड़ दिया तो क्या बन गया, Cu। इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं किसी परमाणु, अणु या आयन से। देखो इसमें आयन है ना, आयन से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये कौन सी क्रिया है, अपचयन। जब इलेक्ट्रॉन पृथक होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीकरण और अपचयन की जो क्रिया होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस रिएक्शन में भी ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी गैल्वेनिक सेल रेडॉक्स
रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया के कार्य प्रणाली पर कार्य करता है। ठीक है, एक टॉपिक तो ये तैयार होता है। अब जरा ध्यान समझिएगा, जब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, Zn डबल प्लस बना है, तो इसका ऑक्सीकरण हुआ है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। यह है एनोड, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। और जिसका अपचयन होता है, यहां कॉपर का अपचयन हुआ है, कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, जिसका अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं। सी, कैथोड। हमने ए से एनोड को और सी से कैथोड को दिखाया है। इसका मतलब जो सेल लुइजी गैल्वेनी ने बनाया उसमें जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है। ठीक है, ऐसा कुछ लुइजी गैल्वेनी ने बताया था। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया लवण सेल, सॉरी ये हो गया गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये डायग्राम तो आप बनाएंगे ही, लेकिन उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल है क्या? तो देखिए, वैसे तो अगर आपके पेपर में पूछे गैल्वेनिक सेल क्या है, तो आप विधिवत चित्र बना के इसकी रचना कर सकते हैं कि हमने दो पात्र लिया, दो पात्र में बीच में एक लवण सेतु लगाया, जिससे कि दोनों विलयन आपस में मिल ना सके, लेकिन उनके आवेश एक दूसरे में जा सके। पहले पात्र में जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया, दूसरे में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया। जिंक सल्फेट वाले विलयन में जिंक की रॉड डुबो दी, कॉपर सल्फेट वाले विलयन में कॉपर की रॉड डुबो दी, दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, एक विद्युत बल्ब जल गया। क्योंकि जिंक में इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे इसलिए ये एनोड है, और कॉपर में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे थे इसलिए कैथोड है। ठीक है ना? इस तरीके से आपका वैद्युत रासायनिक सेल बनके तैयार हुआ। देखो इसमें की केमिकल एनर्जी है, रसायन है इसके अंदर भरा, जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट, और इससे हम क्या कर रहे हैं? विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं। तो ये क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। ये रहा आपका गैल्वेनिक सेल। इस डायग्राम को आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसको बनाने से पहले हम ये बताएंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल के बारे में आप कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो बेटा इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग जल्दी से, और उसके बाद गैल्वेनिक सेल के बारे में लिखना प्रारंभ कीजिए। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए, तो आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अब मेरी बात सुनिएगा। देखिए गैल्वेनिक सेल है क्या, लिखेंगे जल्दी से। गैल्वेनिक सेल क्या है? इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लिखेंगे गैल्वेनिक सेल में लिखिए, इस सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस सेल की कार्यप्रणाली, इस सेल की कार्यप्रणाली, इस सेल की कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पे आधारित होती है। इस सेल की कार्यप्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पे आधारित होती है। गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया गया। गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल के बारे में आपको बताया गया कि गैल्वेनिक सेल विद्युत रासायनिक सेल है, पहले बताया गया था। तो अगर कोई पूछेगा कि गैल्वेनिक सेल क्या है, तो आप बताएंगे कि यह सेल, कौन सा सेल? गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है
सही बात है। गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और नंबर 2 क्या बताया कि गैल्वेनिक सेल की कार्य प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पे आधारित होती है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया पे आधारित है कि नहीं? इसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। जिस तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया की अभिक्रिया होती है उसी तरीके से सेल की भी अभिक्रिया है। तो इसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, इसीलिए कहा गया है कि गैल्वेनिक सेल की जो कार्य प्रणाली होती है वह रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। ठीक है, चलिए और लिखेंगे, आगे लिखेंगे। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं, इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं। इसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन की क्रियाएं अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं। जो अलग अलग पात्रों में, जो अलग अलग पात्रों में जो अलग अलग पात्रों में होती हैं, जो अलग अलग पात्रों में होती हैं, जो अलग अलग पात्रों में होती हैं। ठीक है भैया, तो आपने क्या क्या जान लिया? आपने जाना गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल क्या है तो आप बताएंगे। गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनिक सेल में की कार्य प्रणाली जो होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। गैल्वेनिक सेल में जो है जो कार्य प्रणाली होती है इसकी वो रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। और क्या बताया आपको? और मैंने आपको ये बताया कि जो गैल्वेनिक सेल में जो ये अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया, ये अप्रत्यक्ष रूप से होती है, यानी इनडायरेक्टली होती है, दिखती नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग पात्रों में होती है जो लवण सेतु से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो लवण सेतु से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये भी ऐड कर लेंगे आप। अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया होती है जो अलग अलग पात्रों में, और जो अलग अलग पात्र होते हैं वो क्या होते हैं? लवण सेतु से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये हुई आपकी गैल्वेनिक सेल। बता लेंगे गैल्वेनिक सेल, आराम सिंपल है ना, आप बता सकते हैं गैल्वेनिक सेल क्या है। ये सब कुछ लिखने से अच्छा है सिर्फ डायग्राम बनाएंगे आप, बना लेंगे, चित्र बना लेंगे ना। और क्या बताना है गैल्वेनिक सेल के बारे में? यही बताना है कि भाई गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। गैल्वेनिक सेल की कार्य प्रणाली रेडॉक्स अभिक्रिया पर आधारित होती है। सही बात है। और बताया गया कि इस सेल में दो अलग अलग पात्रों में अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। सही बात है। और इन दोनों पात्रों को लवण सेतु से एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक, बस इतना लिख देंगे, गैल्वेनिक सेल खत्म। और डायग्राम आपको बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है सर ये लवण सेतु क्या है? लवण सेतु क्या है? तो देखिए आपके यहां बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी है, लवण सेतु के कार्य। लवण सेतु के कार्य क्या है? ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया है, सब कुछ क्लियर है आपका? ठीक है, अब हम आपको बताएंगे लवण सेतु के कार्य। देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, गैल्वेनिक सेल के बारे में आप लोगों ने जान लिया। अब हम आपको बताएंगे लवण सेतु के कार्य, साल्ट ब्रिज फंक्शन। तो इसे नोट कर लेंगे, लिखिए। इसके द्वारा, यह है साल्ट ब्रिज लवण सेतु। क्या कह रहा है, इसका क्या कार्य होता है? लिखिए, इसके द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य, इसके द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य, इसके द्वारा, किसके द्वारा? लवण सेतु के द्वारा,
इसके द्वारा सेल के दोनों विलयनों के मध्य विद्युतीय संपर्क होता है। दोनों विलयनों के मध्य विद्युतीय संपर्क होता है। लवण सेतु के द्वारा दोनों विलयनों के मध्य विद्युतीय संपर्क होता है अथवा विद्युत परिपूर्ण होता है या विद्युत परिपथ पूर्ण होता है कह सकते हैं। इन दोनों, इसके द्वारा क्या होता है, इन दोनों विलयनों के मध्य विद्युत परिपथ, जो विद्युत का आने जाने का रास्ता है वो पूर्ण होता है, विद्युत परिपथ पूर्ण होता है। नंबर 2 लिखिए, लवण सेतु के कार्य नंबर 2 लिखिए, इसके कारण दोनों विलयन आपस में मिलते नहीं हैं। इसके कारण दोनों विलयन आपस में मिलते नहीं हैं। इसके कारण दोनों विलयन आपस में मिलते नहीं हैं। आपस में मिलते नहीं हैं। लवण सेतु के कार्य में दूसरा हो गया, इसके कारण दोनों विलयन आपस में मिलते नहीं। देखिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जो लवण सेतु है इसमें बीच में कुछ भरा हुआ है, तो इसका विलयन इसमें नहीं जा सकता, इसका विलयन इसमें नहीं जा सकता, केवल आवेश गति कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर लिखिए, यह दोनों द्रवों की संधि, यह दोनों द्रवों की संधि पर उत्पन्न होने वाले द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। द्रव संधि विभव को उत्पन्न होने से रोकता है। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको आज गैल्वेनिक सेल के बारे में जानकारी मिल गई। गैल्वेनिक सेल होता क्या है और गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत जो लवण सेतु है इसका कार्य क्या होता है, ये दोनों आपको बता दिया गया है। क्लियर है सब कुछ? तो अब गैल्वेनिक सेल और लवण सेतु के कार्य आपके क्लियर हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और मानक सेल विभव, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे।